नमस्कार विद्यार्थियों। पूर्व में हम प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी का परिचय एवं सार पढ़ चुके हैं। आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की समीक्षा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह का प्रकाशन सन 1930 में हुआ था। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। कहानी की तात्विक समीक्षा से पूर्व हम एक बार कहानी के तत्वों के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपने पूर्व में भी पढ़ा है कि कहानी के प्रमुख 6 तत्व माने जाते हैं। नंबर 1 कथानक, कथोपकथन, पात्र एवं चरित्र चित्रण, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली एवं उद्देश्य। इन्हीं 6 तत्वों के आधार पर आज हम ईदगाह कहानी की समीक्षा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आता है कथानक अथवा कथा वस्तु। प्रेमचंद ने इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया है। साथ ही ग्रामीण मुस्लिम जीवन का भी एक चित्र उन्होंने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। कहानी की कथा वस्तु एक नन्हे बालक हामिद पर आधारित है, जो अत्यंत ही गरीब एवं अनाथ 4 वर्ष का बालक है, परंतु वह आशावान भी है, क्योंकि उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी। इसलिए वह अत्यधिक गरीब होने पर भी अत्यधिक प्रसन्न एवं आशावान है। पूरी कहानी हामिद एवं उसके दोस्तों महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी की एक अन्य पात्र अमीना कहानी के आरंभ में आती है और उसके पश्चात अंत में ही उसका आगमन होता है। कथा वस्तु में बाल सुलभ वार्तालाप के कारण रोचकता एवं कुतूहल निरंतर बना रहता है। साथ ही कहानी अपने विकास में इस तथ्य को दर्शाती है कि किस प्रकार से एक 4 वर्ष का बालक अपनी उम्र से अधिक जिम्मेदार बन जाता है। और यही कारण है कि ईदगाह में जब सभी बच्चे मिठाइयाँ, खिलौने आदि का आनंद लेते हैं, तो वह इन सब के बावजूद वह अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदता है। यह एक संवेदनशील कहानी है और साथ ही कथा वस्तु में पूरी तरह से यह बताया गया है कि किस प्रकार से वह अपनी बाल सुलभ लालसाओं एवं इच्छाओं को काबू में रखते हुए अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है और उसका ध्यान जाता है कि जब उसकी दादी रोटियां सेकती है तो उसकी उंगलियां चूल्हे में जल जाती है। और कहानी का अंत अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ा है, जब प्रेमचंद जी कहते हैं कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। तो इस प्रकार कथा वस्तु की दृष्टि से ईदगाह कहानी एक सफल कहानी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें कथा वस्तु में रोचकता, संक्षिप्तता और कुतूहल बराबर बना रहता है। कहीं पर भी कहानी जो है वो बोझिल नहीं हो पाती। कहानी का दूसरा तत्व है कथोपकथन अथवा संवाद। कथोपकथन की दृष्टि से यह कहानी अत्यंत ही विशिष्ट बन पड़ी है। इसमें प्रेमचंद जी ने बच्चों के माध्यम से अपनी बात अत्यंत कुशलतापूर्वक कहलाई है। ईदगाह जाते समय मार्ग में पड़ने वाले
अदालत, कॉलेज, क्लब घर, पुलिस लाइन आदि पर बड़े ही रोचक एवं चुटीले संवाद बच्चों के मुख से कहलवाए हैं। देखिए, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे। इतना पढ़कर हामिद के मदरसे में भी 2-3 बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं और काम से जी चुराने वाले। इस प्रकार से ये संवाद अत्यंत ही रोचक बन पड़ा है। इसी तरह पुलिस लाइन में कांस्टेबल पर भी बच्चे के मुख से जो संवाद प्रेमचंद जी ने कहे हैं, वो यथार्थ पर करारी चोट करते हैं। तो देखिए, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। अजी हजरत यही चोरी करवाते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। तो बच्चों के मुख से यह संवाद जो है एक प्रकार से यथार्थ की भ्रष्ट व्यवस्था पर चोट करता हुआ दिखाई देता है। कहानी का तीसरा तत्व है, कहानी का तीसरा तत्व है भाषा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा तत्व देखिए, पात्र एवं चरित्र चित्रण। इस कहानी में पात्रों की दृष्टि से 2 भागों में इसे बांटा जा सकता है, एक प्रमुख पात्र और दूसरे गौण पात्र। प्रमुख पात्रों के अंतर्गत हामिद, जो कि केंद्रीय पात्र हैं, और इसके सहायक पात्रों में उसके सभी दोस्त मोहसिन, किदवई, सम्मी, नूरे आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त अमीना का पात्र भी है। गौण पात्रों के अंतर्गत ईदगाह के मार्ग में जाते समय आने वाले सभी दुकानदार, हलवाई, खिलौने वाले, झूले वाले आदि आते हैं। चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखा जाए तब ये कहानी एक अत्यंत ही सफल कहानी कही जा सकती है। इस कहानी का केंद्रीय पात्र हामिद है, और हामिद के चरित्र में वे सभी विशेषताएं हैं जो एक नायक या केंद्रीय पात्र में होनी चाहिए। हामिद एक अत्यंत गरीब बच्चा है, परंतु फिर भी वह प्रसन्न और आशावान है। देखिए, हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। हामिद वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है और अत्यधिक प्रसन्न भी है। इतना ही नहीं, वह आशावान भी है, क्योंकि उसके माता पिता का देहांत हो गया है और उसे कहा गया है कि वो उसके लिए रुपए की थैलियाँ लाने गए हैं। तो हामिद आशावान बना रहता है, सोचता है कि वह जब उसके पिता आएंगे तब अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। साथ ही वह संयमी है, बुद्धिमान है, तार्किक बुद्धि वाला है। संयमी तो इतना है कि जब ईदगाह के मेले में सभी उसके हम उम्र बालक खिलौने और मिठाइयाँ आदि लेते हैं, झूलों का आनंद लेते हैं, तब उसका मन भी लालायित होता है। परंतु फिर भी अपनी सभी बाल सुलभ इच्छाओं पर नियंत्रण करते हुए वो अंततः अपने लिए, अपनी दादी के लिए एक चिमटा ही खरीद लेता है। तार्किक बुद्धि यानी बहुत कुशाग्र बुद्धि भी है। उसके सभी दोस्त उसकी इस तार्किक बुद्धि के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। जब हामिद चिमटा लेकर आता है और
उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं कि यह चिमटा भला कोई खिलौना है। तो हामिद ऐसे ऐसे तर्क देता है कि वो सभी निरुत्तर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, हामिद उनके खिलौनों की निंदा करता कहता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। और साथ ही वह यह भी कहता है कि इन खिलौनों के सामने मेरा जो चिमटा है वो अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए वो कहता है, ऐसा तर्क देता है कि उसके जिन दोस्तों ने खिलौने आदि खरीदे होते हैं वो सब निरुत्तर हो जाते हैं। हामिद, जब वो कहते हैं ये कोई खिलौना है तो हामिद जवाब देता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मज़ीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। और अंततः सभी मित्र जो है वह चिमटे को लेने के लिए लालायित होते हैं। सभी के हाथ में बारी बारी से चिमटा जाता है और वो सभी बच्चे भी हामिद को अपने खिलौने आदि देते हैं। चौथा तत्व है देश काल एवं वातावरण। देश काल एवं वातावरण के अंतर्गत कहानी में जिस वातावरण को चित्रित किया गया है वह प्रेमचंद की कालजयी दृष्टि का ही परिणाम है। ग्रामीण जीवन के वातावरण का चित्रण किया गया है, साथ ही मुस्लिम समाज का चित्रण किया गया है। अब इसमें भले ही वो ईदगाह के मार्ग में जाने वाले बच्चों का दल हो, अमीना का घर हो या ईदगाह का मेला हो, सब जगह उन्होंने वातावरण का चित्रण किया है। कहानी का आरंभ ही जो है एक जीवंत और प्राकृतिक वातावरण से होता है, जिसमें कहानीकार प्रेमचंद जी लिखते हैं, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार के ईद की बधाई दे रहा हो। इस प्रकार से देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी ईदगाह एक सफल कहानी कही जा सकती है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह आम बोलचाल की भाषा है और प्रेमचंद जी वैसे जनभाषा के कवि हैं। उन्होंने जो भी कहानियाँ लिखी है आम बोलचाल की भाषा में ही लिखी है। इसके अतिरिक्त इस कहानी में हिंदी शब्दों के साथ साथ उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जो कि उस वातावरण को उभारने में पूरी तरह से सक्षम हैं। साथ ही छोटे छोटे चुटीले वाक्य भी कहे गए हैं, मुहावरों का भी यत्र तत्र प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से भाषा शैली की दृष्टि से भी यह एक प्रसिद्ध कहानी कही जा सकती है। और कहानी का अंतिम तत्व है उद्देश्य। इस कहानी का उद्देश्य बाल मनोविज्ञान को चित्रित करना है। इसमें कवि प्रेमचंद पूरी तरह से सफल हुए हैं। पूरी कहानी जो है हामिद, जो कि इस कहानी का केंद्रीय पात्र है और एक 4 वर्ष का बालक है, के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी कहानी में कवि का उद्देश्य यह दिखाना है कि किस तरह से इस 4 वर्ष के बालक ने अपनी सभी बाल सुलभ इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की भूमिका निभाई है। और साथ ही तत्कालीन ग्रामीण समाज, मुस्लिम समाज का चित्रण करना और उनके
बीच की खाई, अमीरी और गरीबी की खाई का चित्रण करना भी यहाँ पर कवि का उद्देश्य रहा है, जो कि पूरी तरह से इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। धन्यवाद।